हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम 50 क्वेश्चन दोस्तों, एकदम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखिए। अब आपका आ रहा है दोस्तों एडमिट कार्ड का भी डेट आने वाला है, ठीक ना। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों, एकदम एकदम एक सीट पक्का करने के लिए एकदम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और दबा कर पढ़िए दोस्तों। एकदम एक सीट लेना ही है, इस बार कुछ भी हो जाए एक सीट लेकर रहिए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक कर दीजिए। लास्ट तक देखिए, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो केवल प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है दोस्तों, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो पहला आंसर है कि बेल का 1934 का अधिवेशन में, कि लाहौर 1929 का अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव को पारित किया गया, कि कराची अधिवेशन 1932 में, कि फैजपुर 1936 में, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव दोस्तों कराची अधिवेशन 1932 नहीं दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो 1931 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आ गया है दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया कि तोलकपियम की विषय वस्तु क्या थी, क्या है? धर्म है कि राजनीति है कि दर्शन है कि व्याकरण एवं कविता है कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों कि व्याकरण और कविता है दोस्तों, तोलकपियम की विषय वस्तु है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों सासाराम का मकबरा, सासाराम का मकबरा किसका है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सासाराम का मकबरा किसका है? तो ये शेष ससुरी का है। तो पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये अकबर से है, इसे अकबर ने बनवाया था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 3। तो 4 के बाद 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो शाहजहाँ हो जाएगा, यानी 4 3 2 हो जाएगा, 4 3 2। तो 2 ऑप्शन बच गया है। अब चार मीनार, चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। 4 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना। याद रखिए सभी 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको महत्वपूर्ण बन गए। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है दोस्तों, तो उसे नियुक्त होना है, तो उसे नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने साल का अभ्यास करना होगा, यानी कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों 5 साल, 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की। ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों अगर उसको कितने, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए अभ्यास उच्च न्यायालय में, ठीक ना। याद रख लीजिए 10 साल हो जाएगा आंसर। अगला देते हैं 105वां नंबर कि भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली का क्या अर्थ है? भावोली का अर्थ पूछ रहा है कि तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, कि ऑप्शन डी है कि अनाज तैयार का 50%, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 5वें का आंसर? तो भावोली का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो 5वें का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तैयार अनाज का अल्प भाग दोस्तों इसका अर्थ होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है कि मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे। ऑप्शन है दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की। ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो 6 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में रहते थे मंसूर और माधव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। याद रख लीजिएगा इसको, 6 का बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था। जहांगीर, शाह, अकबर, शाहजहां की। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 7 का आंसर दोस्तों? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों अल्तमगा भूदान प्रारंभ किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा।
सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक ना। और देते हैं दोस्तों 8 नंबर कि परिष्कृत और औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? निम्न पसाड़ी युग को, उच्च पसाड़ी युग को, नौ पसाड़ी युग को, मध्य पसाड़ी युग को, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौ पसाड़ युग को माना जाता है दोस्तों परिष्कृत औजारों का युग, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर है कि निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था, यानी निकोलाओ मनुची कहाँ का निवासी था? जो कि औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, ठीक है। मोरक्को का, कि लिस्बन का, कि रोम का, कि वेनिस का, कि ऑप्शन ई। 9 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 का वेनिस का था, ठीक ना। कहाँ का? वेनिस का, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर देख लेते हैं कि कौंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। कौंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया। प्रतिहारों ने, राजपूतों ने, पाल ने, चंदेलों ने, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? तो 10 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनाया था? चंदेलों ने, याद रख लीजिएगा। 11 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर है कि नानकर और बंध हैं। नानकर और बंध क्या है दोस्तों? नानकर और बंध के बारे में पूछ रहा है कि क्या है? सिंचाई क्षेत्र है, कि लगान मुक्त भूमि है, कि बुवाई यंत्र है, कि न्यायालय के कर्मचारी है, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर दोस्तों? तो 11 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। 20 सही हो जाएगा। लगान मुक्ति भूमि है दोस्तों नानकर और बंध। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, तो थोड़ा उसको मैनेज करके चलिएगा, ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं कि मुगलों के शासन काल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था दोस्तों मुगलों के शासन काल में? फरमान था नहीं था, कि सनद, की खुतबा, के निशान, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुतबा। खुतबा नहीं था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर। 13 नंबर है कि वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कौन था दोस्तों? ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, की फिरदौसी। 13 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अमीर खुसरो था, ठीक ना। अमीर खुसरो था दोस्तों जो हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं का विषय का प्रयोग किया था, ठीक ना। 14 नंबर देख लेते हैं कि मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। परांतक ने, विजयालय ने, राजा राजा द्वितीय ने, कि सिंह वर्मन ने, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, परांतक ने दोस्तों। परांतक ने ये उपाधि धारण की थी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 है कि उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शुंग वंश। शुंग वंश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शुंग वंश ने दोस्तों मौर्य सम्राट मौर्य वंश के अंतिम जो राजा था बृहद्रथ को मारकर कब्जा लिया। फिर शुंग वंश का ही इसी तरह विनाश हो गया, ठीक ना। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, तो देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक ना। 16 देख लेते हैं दोस्तों कि संवैधानिक सौभाग्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, बैबल योजना के द्वारा, की ऑप्शन नहीं। 16 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी। 17 देख लेते हैं कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय साहित्य से, भारतीय प्रशासन से, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों शारदा अधिनियम, याद रख लीजिएगा। इसमें पुरुषों के लिए शादी करने की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी और महिलाओं को शादी करने के लिए उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है।
कि स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, कि ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये सत्य है, बाकी सब गलत है, ठीक ना। राष्ट्रीय गान दोस्तों ये वंदे मातरम नहीं है, जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक है, ठीक ना। ध्वज में ऊपरी पंक्ति हरे रंग की नहीं होती है दोस्तों, ये केसरी रंग की होती है, तो ये भी गलत है, ठीक ना। राष्ट्रीय गान बंकिम चटर्जी जी ने नहीं रचा था दोस्तों, राष्ट्रीय गान दोस्तों ये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने रचा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर केवल डी सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर, कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसी से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू द्वारा अंग्रेज की अधीनता स्वीकार न करना, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का आंसर दोस्तों। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कि टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना दोस्तों, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण बना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर है, कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा इसको। 10 महिलाओं ने, कि 8 ने, कि 5 ने, कि 7 ने, कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों, 5 महिलाओं ने भाग लिया था अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 21 नंबर है, कि प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम था। प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम किसका था। कामरूप का था, मेघालय का था, असम का था, शिलांग का था, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 21 का आंसर। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि कामरूप का था। कामरूप का दोस्तों प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिष। अगला देते हैं 22 नंबर है, कि राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन बताना है। सी राजगोपालाचारी योजना के बारे में, कि उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, कि हिंदू महासभा ने स्वागत किया, क्रिप्स प्रस्ताव को प्रभावित किया, कि ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों सी राजगोपालाचारी के बारे में। 22 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ये अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया दोस्तों सी राजगोपालाचारी का, ठीक ना। सी राजगोपाला योजना के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 23 नंबर, कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन है तो आपके पास, कि इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा और सूर्य, की मित्र और वरु, की ऑप्शन नहीं। 23 का क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों यम और यमी देवता का दोस्तों निवास स्थान दिखाया गया स्तंभों पर, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर है, कि ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, आंग्ल मराठा युद्ध से, पलासी की लड़ाई से, कर्नाटक युद्ध से, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये है दोस्तों पलासी की लड़ाई से संबंधित है दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी, ठीक ना। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर है, कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। NCERT की पूछ रहा है, NCERT की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, कि 1952 में, 1954 में, 1956 में, कि 1961 में, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में हुआ था दोस्तों NCERT की स्थापना, ठीक ना। 25 का डी सही हो जाएगा। 26 देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 26 का। चलिए दोस्तों मिलान कर लीजिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। तो 26 को मिलाइए दोस्तों, आप वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक ना। तो रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो राम जी विशिष्टा में थी, तो याद कर सकते हैं कि विशिष्टा द्वैत का सिद्धांत दिया था। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 4, ए का हो जाएगा 4। तो बेस ऑप्शन एक ही में दोस्तों 4 दिखाई दे रहा है, और कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसे इसी से मिला लेते हैं। तो देखिए ए का हो जाएगा 4। तो राम जी विशेष आदमी थे। माधवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो ये दिया था
द्वैत का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और निम्बकाचार्य ने दोस्तों ये दिया था दोस्तों, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैताद्वैत। ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन में से कोई भी पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों रावी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे की ऑप्शन ए। 27 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों मांडा स्थल, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर कि हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। आर.डी. बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, मैके के द्वारा कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा की ऑप्शन ए। 28 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा का उत्खनन, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। हस्त कुटार था, सल के बने फलक थे, हड्डी के औजार थे, लोहे के औजार थे। ये ऑप्शन ए। पूरा पाषाण युग के प्रमुख औजार क्या थे दोस्तों? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 29 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि सल के बने फलक दोस्तों ये प्रमुख औजार थे पूरा पाषाण काल के, ठीक ना। अगला देख लेते हैं मिताक्षरा का रचयिता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मिताक्षरा का रचयिता कौन है। चंदेश्वर है, विज्ञानेश्वर है, हेमचंद्र है, धर्मपाल है, क्या ऑप्शन ई। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 30 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों कि विज्ञानेश्वर थे मिताक्षरा का रचयिता। 31 देख लेते हैं कि सांगिंग क्षेत्र यानी सांगिंग रीजन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? चीन में है, उत्तर कोरिया में, सिंगापुर में, फिलीपींस में है। ये ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये सांगिंग क्षेत्र दोस्तों ये सांगिंग क्षेत्र दोस्तों ये म्यांमार में, मेघालय में नहीं म्यांमार में दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक ना। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जल प्रदूषण से कौन संबंधित है? ये यूट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन मांग, आयल सिलिक की ऑप्शन ए। तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों जल प्रदूषण से? तो 32 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन दोस्तों ये जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ठीक ना। 33 देख लेते हैं दोस्तों। 33 है कि निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीन अवसादी शैलों से हुआ है। हड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन की ऑप्शन ई। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 33 का? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, धारवाड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो अवसादी शैलों से हुआ है दोस्तों ये निर्माण इसका, याद रख लीजिएगा भौमिकीय क्रम प्राचीनतम अवसादी शैलों से निर्माण हुआ है। 34 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काले सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है। जॉर्जिया की, सर्बिया की, बेलारूस की तुर्की की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। देखिए जॉर्जिया से भी लगता है और तुर्की से भी लगता है दोस्तों सीमा काला सागर की, ठीक ना। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर की ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। भारत में, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में क्या ऑप्शन नहीं। तो जो ITCZ है दोस्तों ये गतिविधि है तो कहाँ का वर्षा निर्धारित करती है, मापती है। क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भारत की वर्षा का गतिविधि निर्धारित करती है ITCZ, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 36 नंबर कि निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो कौन आकर्षित करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, ट्रिनिडाड की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों कि मालदीव, ठीक ना। मालदीव के दोस्तों ये पर्यटक स्थल हैं दोस्तों जो कि प्रवाल द्वीप के पर्यटक हैं जो सबसे आकर्षित करते हैं। तो मालदीव में जो प्रवाल द्वीप हैं दोस्तों वो पर्यटक का काम करते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों 37 नंबर कि आल्पस पर्वत किन देशों में फैला हुआ है। आप वीडियो को रोककर ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 37 का आंसर दोस्तों? 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली और ऑस्ट्रिया ये दोस्तों देशों से फैले हुए दोस्तों आल्पस पर्वत। 38 देख लेते हैं। 38 नंबर है कि बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो बोहाई सागर किसका हिस्सा है? काला सागर का,
लाल सागर का, तैथित सागर का, श्वेत सागर का, कि ऑप्शन ए। 38 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 38 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों है बोगाई सागर दोस्तों, ये पीला सागर, ठीक ना, पीला सागर का हिस्सा है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, सो 38 हो गया। 39 नंबर देख लेते हैं। ये प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? फिट्जॉय ने किया था, जे जर्कनिक्स ने किया था, एफ गैल्टन ने किया था, कि वी जर्कनिक्स ने किया था? तो प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार? 39 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, एफ गैल्टन ने किया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 40 नंबर। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? आप थोड़ा वीडियो को रोक कर देख लीजिए कि आपको समय कम लगे, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा आंसर? 40 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास दोस्तों, ये इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है। 41 देख लेते हैं दोस्तों। 41 है कारगांडा बेसिन इनमें में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए, क्या ऑप्शन है? 41 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 41 किसके लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है दोस्तों? कारगांडा बेसिन। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला क्षेत्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक ना, कारगांडा बेसिन। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो आप थोड़ा वीडियो को रोक कर देख लीजिए, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो कौन सा दोस्तों गलत है आप बताइए, क्या हो जाएगा 42 का? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ये अपदलन रासायनिक अपवर्तन से संबंधित एक प्रक्रिया है, जो कि ये गलत है, ठीक ना, नहीं है। अगला देख लेते हैं 43 नंबर। कि नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, सिक्किम में, क्या ऑप्शन नहीं? 43 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 43 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों नुआखाई त्यौहार, ठीक ना। 44 देख लेते हैं दोस्तों। इन्हीं में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? पुर्तगाल है, बेल्जियम है, स्पेन है, कि फ्रांस है, कि ऑप्शन नहीं? 44 का क्या हो जाएगा आंसर? 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रांस है, फ्रांस है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 45। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताइए। 45 का अहमदाबाद साबरमती नदी, सूरत नर्मदा नदी, हैदराबाद मूसी नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, की ऑप्शन नहीं? इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये सूरत नर्मदा नदी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये मैच नहीं है। सूरत दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है, गलत है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो कौन प्राकृतिक नहीं है? बम्बई, कोलकाता, मरमाओ, कोचीन, की ऑप्शन नहीं? 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये कोलकाता दोस्तों ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। 47 देख लेते हैं। निम्न में से कौन गतिज है? कौन गतिज है ये बताना है। विषुवतीय निम्न वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब ध्रुवोष्ण उच्च दाब की इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नहीं। 47 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि ध्रुवोष्ण उच्च दाब पेटी दोस्तों ये गतिज है, ठीक ना। 48 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया खनिज दोस्तों, इधर दिया दोस्तों उपयोग दिया है इसके, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं तो कौन सा नंबर है? 48 नंबर है, 48 नंबर। देखिए दोस्तों चूना पत्थर दोस्तों ये दोस्तों किसके लिए है? सीमेंट। तांबा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तांबा का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर विद्युत उपकरण है। तांबा विद्युत उपकरण में काम आता है। और सोरा किस काम में आता है दोस्तों? तो सेवरा ये उर्वरक के काम में काम आता है। और चांदी दोस्तों तो चांदी विद्युत लेपन में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 49 के। निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार द्वारक नाथ टैगोर, की ऑप्शन नहीं। 49 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 49 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। राधाकांत देव दोस्तों इसके अध्यक्ष है, ठीक ना। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष है। जबकि सचिव के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक ना। तो सचिव नहीं पूछा है, अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष हो जाएगा राधाकांत देव। अगला देख लेते हैं। तो 49 हो गया। तो 50 देख लेते हैं कि सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ संगम बनाती है। खार्तूम पर, वादी हल्फा पर, आसवान पर, अस्यूत पर, की ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 50 का आंसर?
और 50 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। खार्तूम पर दोस्तों ये नदियाँ संगम बनाती है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।